तो अब हम प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल की बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है ये कॉन्वोल्यूटेड होता है, ठीक है। और ये लिखा है प्रॉक्सिमल। तो ये बोमेन्स कैप्सूल को अगर रेफरेंस माना जाए तो वो बोमेन्स कैप्सूल के प्रॉक्सिमल में होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल होती है उसकी जो एपिथेलियम होती है वो कैसी होती है? सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम। तो कहीं पे भी अगर ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम आ रहा है तो उसका मेन कारण क्या होता है कि वहां पे एब्जॉर्प्शन को बढ़ाना है। तो ये जो ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम होता है ये क्या कर देता है? इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो ये बात याद रखना। अब एनसीईआरटी लिखती है कि नियरली ऑल न्यूट्रिएंट, ठीक है, ऑल इसेंशियल न्यूट्रिएंट, ठीक है, सारे ऑल 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर आर रीअब्सॉर्ब्ड बाय दिस सेगमेंट। तो ये याद रखना कि सारे न्यूट्रिएंट जो होते हैं, मतलब फिल्ट्रेट के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट आए थे सारे के सारे पीसीटी में रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं। 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर भी यहीं पे रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। आगे लिखता है कि पीसीटी जो होता है ये क्या करता है? पीएच और आयनिक बैलेंस को क्या करता है? मेंटेन करता है बाय सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन अमोनिया इनटू फिल्ट्रेट, ठीक है, एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ HCO3 फ्रॉम इट। मतलब फिल्ट्रेट से ये क्या करता है? HCO3 का एब्जॉर्प्शन करता है। तो सुनना ध्यान से, पीसीटी क्या करता है? सेलेक्टिव सिक्रीशन करता है किसका किसका? हाइड्रोजन आयन का और अमोनिया का, ठीक है, इनटू द फिल्ट्रेट। और एब्जॉर्प्शन किसका करता है? HCO3 माइनस का, ठीक है। अब हेनले लूप में आ जाओ। तो तुमसे सबसे पहले यही लाइन आएगी कि हेनले लूप में रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है? खासकर असेंडिंग वाले लिम में रीअब्जॉर्प्शन इज मिनिमम इन इट्स असेंडिंग लिम। तो हेनले लूप में हेनले लूप तो दो लिम्ब से बना होता है, एक असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो जो तुम्हारा असेंडिंग लिम्ब वाला होता है इसमें क्या होता है? मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। अब देखो, ये कह रहा है कि हाउएवर दिस रीजन प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन मेंटेनिंग द हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियम, ठीक है। अब देखो, तो ये असेंडिंग की बात हो गई। अब आगे कह रहा है कि जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है ये क्या होता है? परमिएबल होता है किसके लिए? पानी के लिए, बट ऑलमोस्ट इम्परमिएबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। दिस कंसंट्रेट द फिल्ट्रेट एज मूव डाउन, ठीक है। अब आगे लिखो, असेंडिंग लिम्ब जो होता है वो क्या होता है? वो पानी के लिए इम्परमिएबल होता है और क्या करता है? अलाउ द ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एक्टिवली और पैसिवली। तो ये याद रखना कि जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है वो वाटर के लिए परमिएबल होता है और सॉल्ट के लिए ऑलमोस्ट इम्परमिएबल होता है। लेकिन जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है वो क्या होता है? वो वाटर के लिए इम्परमिएबल होता है और वो क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमिएबल होता है। और वो जो इलेक्ट्रोलाइट का जो रीअब्जॉर्प्शन होता है वो एक्टिव भी हो सकता है, पैसिव भी हो सकता है। तो ये पूरा जो अरेंजमेंट है, therefore the concentrate filtrate pass upward and it get diluted due to passage of electrolyte to the medullary fluid, ठीक है। तो ये बात याद रखना कि एज द कंसंट्रेटेड filtrate pass upward it get diluted due to passage of electrolyte to the medullary fluid, ठीक है। तो ये किसकी बात कर रहा है? ये असेंडिंग की बात कर रहा है। तो असेंडिंग में तुम क्या करोगे? असेंडिंग में से तुम सॉल्ट को निकाल रहे हो, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से तुम क्या निकाल रहे हो? सॉल्ट को निकाल रहे हो। तो ओवरऑल तुम्हारा जो फिल्ट्रेट क्या होगा? वो डाइल्यूट होगा, ठीक है। तो यही बात कह रहा है। अब देखो, डीसीटी जो होता है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, डीसीटी में कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है किसका? सोडियम एंड वाटर का, ठीक है। उसके बाद डीसीटी कैपेबल होता है किसके रीअब्जॉर्प्शन के लिए? HCO3 के लिए। साथ ही साथ यहाँ पे सेलेक्टिव सिक्रीशन किसका किसका होता है? हाइड्रोजन आयन का होता है और पोटेशियम आयन का होता है और NH3 का होता है, ठीक है। और ये इससे फायदा क्या है? इससे मेंटेनेंस होता है पीएच एंड सोडियम पोटेशियम बैलेंस इन ब्लड, ठीक है भाई। तो अगर ये तुम फिगर देखो तो देखो, ये तुम्हारा हिस्सा क्या है? पीसीटी है, ठीक है। ये तुम्हारा हिस्सा पीसीटी है, ये तुम्हारा हिस्सा डीसीटी है। तो देखो, ये पीसीटी से देखो किसका रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है? HCO3 माइनस का, NaCl का, वाटर का, न्यूट्रिएंट का और K प्लस का। इसका क्या हो रहा है? रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। साथ ही साथ H प्लस और NH3 का क्या हो रहा है? सिक्रीशन हो रहा है। समझ गए? सिक्रीशन हो रहा है। डीसीटी में देखा जाए तो यहाँ पे NaCl का रीअब्जॉर्प्शन होता है, पानी का रीअब्जॉर्प्शन होता है, HCO3 माइनस का रीअब्जॉर्प्शन होता है। लेकिन सिक्रीशन किसका होता है? K प्लस का और H प्लस का। जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हिलने है ये वाटर के लिए क्या होता है? परमिएबल होता है, जबकि सॉल्ट्स के लिए इम्परमिएबल होता है। लेकिन जो तुम्हारा
असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हिलने ये क्या होता है, NaCl के लिए परमिएबल होता है, मतलब सॉल्ट्स के लिए परमिएबल होता है। और ये जो सॉल्ट्स का रीअब्जॉर्प्शन होता है ये एक्टिवली भी हो सकता है, पैसिवली भी हो सकता है। और ये जो असेंडिंग लिम्ब है ये क्या करता है, ये तुम्हारा वाटर के लिए, ये खासकर वाटर के लिए इम्परमिएबल होता है। ठीक है भाई। अब अपन कलेक्टिंग डक्ट की बात करते हैं। तो कह रहा है कि कलेक्टिंग डक्ट क्या है, लॉन्ग एक्सटेंडेड फ्रॉम कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी टू द इनर पार्ट ऑफ द मेडुला। तो ये देखो ये कॉर्टेक्स रीजन, अच्छा ये किडनी का ये आउटर पार्ट हो गया, ये कॉर्टेक्स हो गया। ठीक है। तो देखा जाए तो कॉर्टेक्स रीजन में कौन है, तुम्हारा ये पूरा बोमिन्स कैप्सूल है। ठीक है, बोमिन्स कैप्सूल हो गया। ठीक है, ग्लोमेरुलस हो गया, बोमिन्स कैप्सूल हो गया, पीसीटी हो गया, डीसीटी हो गया, ये सब क्या है, ये तुम्हारा कॉर्टेक्स वाले रीजन में होता है। और जो लूप ऑफ हेनले है और ये जो तुम्हारा कलेक्टिंग डक्ट का जो मैक्सिमम पोर्शन होता है वो कहाँ पे होता है, मेडुला में होता है। कहाँ पे होता है, मेडुला वाले रीजन में होता है। ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि जो कलेक्टिंग डक्ट है ये कहाँ से एक्सटेंड हुआ है, फ्रॉम कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी से इनर पार्ट ऑफ द मेडुला। तो ये देखो इसका कुछ पार्ट कहाँ पे है, कॉर्टेक्स में भी है। ठीक है, और इसका जो मैक्सिमम पार्ट कहाँ पे है, ये मेडुला में है। ठीक है। ये भी याद रखना कि कलेक्टिंग डक्ट क्या है, एक एक ट्यूब है। ठीक है, एक स्ट्रेट ट्यूब है। और इसमें क्या होता है, इसमें कई सारे नेफ्रॉन के डीसीटी आके खुलते हैं। तो ये भी बात याद रखना कि एक सिंगल कलेक्टिंग डक्ट में कई सारे नेफ्रॉन के डीसीटी आके ओपन होते हैं। ठीक है भाई। अब कह रहा है यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी रीएब्सॉर्ब्ड। ठीक है, फ्रॉम दिस रीजन टू प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड यूरिन। तो इस सेगमेंट से क्या होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में पानी का रीअब्जॉर्प्शन होता है और जिससे क्या होता है, तुम्हारा जो यूरिन होता है वो कंसंट्रेटेड होता है। अच्छा, आगे ये कह रहा है कि दिस सेगमेंट अलाउ द पैसेज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इनटू मेडुलरी इंटरस्टिशियम। ठीक है, तो ये क्या करता है कि ये स्मॉल अमाउंट में यूरिया को क्या करता है, अलाउ कर देता है। तो जैसे ये देखो यूरिया निकलते हुए दिख रहा है, तो यही तो मेडुलरी इंटरस्टिशियम है। ये क्या है, मेडुलरी इंटरस्टिशियम है। तो ये कह रहा है कि ये अलाउ करता है किसका, पैसेज पैसेज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इनटू मेडुलरी इंटरस्टिशियम टू कीप ऑस्मोलैरिटी। तो ये जो कॉर्टेक्स की ये जो मेडुला की ऑस्मोलैरिटी होती है इसको ये मेंटेन करता है, कौन, यूरिया। ठीक है। अब कह रहा है कि ये ऑल्सो इट ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनेंस द पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी बाय सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ के प्लस एंड एच प्लस आयन। ठीक है, तो याद रखना ये क्या करता है, सेलेक्टिव सिक्रीशन भी करता है। तो सेलेक्टिव सिक्रीशन किसका किसका करता है, एक तो क्या करेगा, के प्लस का करेगा और ये किसका क्या करेगा, एच प्लस का करेगा। ठीक है, तो ये बात याद रखना। तो ये हमारे डिफरेंट पार्ट्स हो गए। सबसे पहले पीसीटी, हेनले लूप, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट। अब अपन पढ़ते हैं कि तुम्हारा जो यूरिन होता है उसका कंसंट्रेशन कैसे होता है, मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट। ठीक है, तो देखो अब क्या होता है कि मैमल्स के पास एबिलिटी होती है प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड यूरिन। ठीक है, तो मैमल्स के पास एबिलिटी होती है। अच्छा, एक बात और याद रखना कि जितना जितना जिस जिस भी एनिमल का लूप ऑफ हिलने की लेंथ जितनी ज्यादा लंबी होगी उतना ज्यादा कंसंट्रेटेड यूरिन वो प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो यूरिन कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ लूप ऑफ हेनले। ठीक है। अब कह रहा है कि इस काम में, इस कंसंट्रेशन में लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। अब बड़ी खास बात है कि बेटा लूप ऑफ जो तुम्हारा फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट है इन टू लिम्स ऑफ हेनले लूप, हेनले लूप के दोनों लिम्स में क्या होता है, अपोजिट होता है। तो क्योंकि खुद ही सोचो, ये देखो अपोजिट फ्लो हो रहा है ना, ये देखो डिसेंडिंग में तो नीचे फ्लूड जो तुम्हारा फिल्ट्रेट जा रहा है और असेंडिंग में ऊपर जा रहा है, तो अपोजिट फ्लो होता है। ठीक है, और इसके वजह से क्या होता है, एक करंट बनता है, काउंटर करंट बनता है। करंट का मतलब अपोजिट फ्लो बनता है, समझ गए। तो ये तो तुम्हारा हो गया हेनले लूप के बारे में। अब अपन बात करते हैं फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू टू लिम्स ऑफ वासा रेक्टा। ठीक है, वासा रेक्टा में भी क्या होता है बेटा, यहाँ पे भी काउंटर करंट पैटर्न तुमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो वासा रेक्टा में भी तो दो लिम्स होंगे, डिसेंडिंग लिम्स होगा और असेंडिंग लिम्स होगा। तो इसमें भी ब्लड क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो यहाँ पे भी काउंटर करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब देखो ये लाइन याद रखना, कह रहा है कि द प्रॉक्सिमिटी बिटवीन हेनले लूप एंड वासा रेक्टा, ठीक है, एज वेल एज काउंटर करंट इन देम। तो कह रहा है कि एक तो हेनले लूप और वासा रेक्टा बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होते हैं और साथ ही साथ इनमें क्या होता है, काउंटर करंट होता है। तो फ्लूइड का फ्लो अपोजिट होता है। ठीक है, और इसके वजह से क्या होता है, हेल्प्स इन मेंटेनिंग द इंक्रीजिंग ऑस्मोलैरिटी टुवर्ड्स इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो तुम्हारा कॉर्टेक्स रीजन में तुम्हारा 300 मिली ऑस्मोल होता है।
फिर तुम जब मेडुला रीजन में जाओगे तो देखो 600 हो जाता है, फिर 900 हो जाता है, फिर 1200 हो जाता है। तो जब तुम कॉर्टेक्स से मेडुला की तरफ बढ़ते हो तो तुम्हारी ऑस्मोलैरिटी क्या होती है, वो बढ़ती जाती है। ठीक है, तो कह रहा है कि द प्रॉक्सिमिटी बिटवीन हेनले लूप एंड वासा रेक्टा कॉमा एज वेल एज द काउंटर करंट इन देम helps in maintaining the increasing osmolarity towards inner medullary interstitium, that is from 300 ml in cortex to 1200 ml in inner medulla। ठीक है, अब ये जो ऑस्मोलैरिटी जो क्रिएट हो रही है, समझ गए? तो ये ऑस्मोलैरिटी क्रिएट हो रही है, किसकी वजह से क्रिएट हो रही है बेटा? NaCl और यूरिया की वजह से। ठीक है, जो ऑस्मोलैरिटी का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, ग्रेडियंट जो क्रिएट हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है? NaCl और यूरिया की वजह से। अब ध्यान से सुनना, यहीं से लाइन याद रखना। ये कह रहा है कि जो NaCl होता है, NaCl किससे एक्सचेंज, NaCl इज ट्रांसपोर्टेड बाय असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। तो जो NaCl होता है वो कहाँ से निकलता है? असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से निकलता है, और वो किससे एक्सचेंज हो जाता है? विद द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। ठीक है, तो वासा रेक्टा से एक्सचेंज हो जाता है। अब क्या होता है कि NaCl को फिर क्या कर दिया जाता है? मेडुलरी इंटरस्टिशियम में भी रिटर्न कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ असेंडिंग पोर्शन ऑफ वासा रेक्टा। ठीक है, आगे एनसीईआरटी और कहती है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, कुछ अमाउंट में यूरिया भी अपन कहाँ एंटर कराते हैं? थिन सेगमेंट में कराते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया एंटर्स इन द थिन सेगमेंट ऑफ ascending limb of loop of Henle, which is transported back to the interstitium by collecting tubules। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिगर बनाया है कि यहाँ से स्मॉल अमाउंट में यूरिया निकलता है कलेक्टिंग डक्ट से, और उसको उसको कहाँ डाल दिया जाता है? ये थिन सेगमेंट वाला जो तुम्हारा असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, इसमें डाल दिया जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो यही है, सिमिलरली स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया एंटर्स इन द थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले विच इज ट्रांसपोर्टेड बैक, फिर इसको ट्रांसपोर्ट बैक कर दिया जाता है इंटरस्टिशियम में बाय कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। अब कह रहा है द एबव describe transport substance facilitated by the special arrangement of Henle loop and Vasa recta। तो कह रहा है कि एक स्पेशल अरेंजमेंट है किसका? हेनले लूप और वासा रेक्टा का। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं? काउंटर करंट मैकेनिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? काउंटर करंट मैकेनिज्म कहते हैं। अब कह रहा है कि ये मैकेनिज्म जो होता है ये क्या करता है? मेंटेन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करता है कहाँ से? मेडुलरी इंटरस्टिशियम में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करता है। प्रेजेंस ऑफ सच इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट, ठीक है, हेल्प्स इन इजी पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम कलेक्टिंग ट्यूब्यूल देयर बाई कंसंट्रेटिंग द फिल्ट्रेट दैट इज यूरिन। तो ये बात याद रखना। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट आखिरी लाइन ये है कि जो ह्यूमन होता है बेटा, वो क्या कैन प्रोड्यूस नियरली 4 टाइम कंसंट्रेटेड देन इनिशियल फिल्ट्रेट फॉर्म्ड। तो जो इनिशियल फिल्ट्रेट बनता है उससे जो हमारा यूरिन उससे बनता है वो लगभग 4 गुना क्या रहता है? कंसंट्रेटेड रहता है। तो जो ह्यूमन यूरिन कैन प्रोड्यूस नियरली 4 टाइम कंसंट्रेटेड यूरिन देन इनिशियल फिल्ट्रेट फॉर्म्ड। ठीक है, तो ये हमारा हुआ काउंटर करंट मैकेनिज्म। अब अपन देखते हैं रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शंस। ठीक है, तो देखो, कह रहा है कि द फंक्शनिंग ऑफ किडनी इज एफिशिएंटली मॉनिटर्ड एंड रेगुलेटेड बाय hormonal feedback mechanism involving hypothalamus, JGA, juxtaglomerular apparatus and certain extent the heart। तो ये इसमें 3 लोग इन्वॉल्व होते हैं। एक तो हाइपोथैलेमस इन्वॉल्व होता है, जक्स्ट्राग्लोमेरुलर apparatus इन्वॉल्व होता है, और साथ ही साथ कौन इन्वॉल्व होता है? कुछ एक्सटेंट में हार्ट भी इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अब देखो, हमारे बॉडी के अंदर क्या होते हैं बेटा? हमारे बॉडी के अंदर ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? ऑस्मो रिसेप्टर। जो हमारे हमारी बॉडी के अंदर जो ऑस्मोलैरिटी, जो हमारे ब्लड के अंदर जो ऑस्मोलैरिटी में अगर कोई चेंज आ रहा है तो उसको क्या करते हैं? ये सेंस कर लेते हैं। ठीक है, तो ऑस्मो रिसेप्टर्स इन द बॉडी आर एक्टिवेटेड चेंजेस इन द वॉल्यूम ब्लड वॉल्यूम, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम एंड आयनिक कंसंट्रेशन। ठीक है, तो अगर ब्लड वॉल्यूम में कोई चेंज हो रहा है, ठीक है, ब्लड वॉल्यूम में कोई चेंज हो रहा है, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम में कोई चेंज हो रहा है, या फिर आयनिक कंसंट्रेशन में कोई चेंज हो रहा है, तो ये ऑस्मो रिसेप्टर इसको क्या कर लेते हैं? सेंस कर लेते हैं। ठीक है, अगर मान लो तुम्हारे बॉडी से एक्सेसिव लॉस हुआ फ्लूइड का, ठीक है, फ्रॉम द बॉडी, तो ये क्या करते हैं? एक्टिवेट कर देते हैं इन रिसेप्टर्स को, ऑस्मो रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देते हैं। क्योंकि देखा जाए तो अगर अगर वाटर लॉस ज्यादा हो रहा है तो इनडायरेक्ट मतलब ये है कि जो ऑस्मोलाइट्स हैं उनका उनकी मात्रा बढ़ जाएगी। तो बढ़े हुए ऑस्मोलाइट्स को ये क्या करते हैं? ये जो ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं ये उनको क्या करते हैं बेटा?
ये उनको डिटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो फिर ये डिटेक्ट करने के बाद ये क्या करते हैं, ये स्टिमुलेट करते हैं किसको, हाइपोथैलेमस को। और हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन रिलीज होता है, या फिर उसका दूसरा नाम क्या है, वैसोप्रेसिन फ्रॉम न्यूरोहाइपोफाइसिस, ठीक है। तो जब ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं तो वो हाइपोथैलेमस को मैसेज देते हैं, हाइपोथैलेमस में भी कहाँ, पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस को मैसेज देते हैं। और हाइपोथैलेमस से क्या सिक्रीट होता है, हाइपोथैलेमस से क्या सिक्रीट होगा बेटा, एंटी डायूरेटिक हार्मोन सिक्रीट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, स्टिमुलेट द हाइपोथैलेमस टू रिलीज द एडीएच या वैसोप्रेसिन हार्मोन फ्रॉम न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो ये तो मैं तुमको पहले भी बताया था कि जो न्यूरो एडीएच हार्मोन जो होता है, एडीएच हार्मोन जो होता है वो बनता कहाँ पे है, वो बनता है तो हाइपोथैलेमस में, ठीक है। वो बनता हाइपोथैलेमस में है, लेकिन वो आके स्टोर कहाँ होता है, न्यूरोहाइपोफाइसिस में। तो रिलीज होना होगा तो न्यूरोहाइपोफाइसिस से ही तो रिलीज होगा, ठीक है। अब जैसे मान लो तुम्हारे ब्लड में एडीएच हार्मोन का लेवल बढ़ा, तो ये क्या करते हैं, ये वाटर रीअब्जॉर्प्शन कराते हैं कहाँ से, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट से वाटर रीअब्जॉर्प्शन कराते हैं। और ये क्या करते हैं, वाटर लॉस को बचाते हैं, प्रिवेंट डायूरेसिस, डायूरेसिस मतलब लॉस ऑफ वाटर। तो अगर एडीएच हार्मोन का लेवल बढ़ा हुआ है तो तुम्हारा जो यूरिन होगा वो क्या होगा, कंसंट्रेटेड होगा, और यूरिन के थ्रू वाटर का लॉस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर क्या होता है कि अगर मान लो बॉडी फ्लूइड, अगर बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम तुम्हारा बढ़ गया, तो ये कैन स्विच ऑफ द ऑस्मो रिसेप्टर्स एंड सप्रेस द एडीएच रिलीज टू कंप्लीट द फीडबैक। तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे मान लो तुम्हारा ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया, ठीक है, मान लो ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया, तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो फिर इन ऑस्मो रिसेप्टर्स को क्या कर दिया जाएगा, इनको मैसेज भेजा जाएगा कि भैया तुम रुक जाओ, ठीक है। तो ओवरऑल जो ये पूरा पाथवे लूप बना था, एडीएच हार्मोन का सिक्रीशन हो रहा था, ये क्या हो जाता है, रुक जाता है। अच्छा, तो एडीएच हार्मोन का दो नाम है, एक तो है नाम इसका एंटी डायूरेटिक हार्मोन, तो ये तो वाटर लॉस से बचाता है इसलिए इसका नाम पड़ा। अच्छा, इसका दूसरा नाम क्या है, वैसोप्रेसिन हार्मोन है, मतलब ये ब्लड वेसल को क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। तो देखो ऐसे लिखा है, एडीएच कैन ऑल्सो अफेक्ट द किडनी फंक्शन बाई कॉन्स्ट्रिक्टरी इफेक्ट द ब्लड वेसल, ये ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। तो जब तुम ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर दोगे तो इससे क्या होगा, ब्लड प्रेशर तुम्हारा इंक्रीज हो जाएगा, और एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर कैन इंक्रीज द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो, ऑब्वियस ही बात है, ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। और फिर तुम्हारा क्या हो जाएगा, जो जीएफआर तुम्हारा घटा हुआ था वो क्या हो जाएगा, अ, वो नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है, मेंटेन हो जाएगा। तो एक तो याद रखना कि एक तो इसका काम हो गया, एडीएच कैसे काम करता है। अब ध्यान से सुनना, अगर मान लो तुम्हारे ब्लड में जीएफआर कम हुआ, तुम्हारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो हुआ वो कम हुआ, तो तुमको मैंने बताया था कि जो जेजी सेल्स होती है वो सेंस कर लेती हैं किडनी के अंदर, ठीक है, और वो क्या रिलीज करती हैं, रेनिन, ठीक है, रेनिन रिलीज करती है। ये क्या है, रेनिन एंजाइम है। और ये क्या करता है, रेनिन जो होता है ये हमारे लीवर में एक प्रोटीन बनता है जिसको क्या कहते हैं, एंजियोटेंसिनोजन। ये एंजियोटेंसिनोजन हमारे लीवर में इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, ठीक है, ये ब्लड में घूमता रहता है। लेकिन जैसे ही तुम्हारे ब्लड में रेनिन हार्मोन आया, ये एंजियोटेंसिनोजन इसमें कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन 1 में। तो याद रखना, एंजियोटेंसिनोजन कहाँ बनता है, लीवर में बनता है, और ये ब्लड में घूमता रहता है, वो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। लेकिन जब रेनिन एंजाइम आता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एंजियोटेंसिन 1 में। और फिर इसको, फिर फर्दर रेनिन ही आगे इसको किस में कन्वर्ट कराता है, एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करा देता है। तो सबसे पहले एंजियोटेंसिन 1, एंजियोटेंसिनोजन एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट होगा, फिर एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होगा, और इस सारे कन्वर्जन में कौन जिम्मेदार है, ये तुम्हारा रेनिन हार्मोन, ठीक है। अब देखो असली काम, जो एंजियोटेंसिन 2 होता है, ये क्या करता है, बीइंग अ पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, तो ये क्या करेगा, ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, तो इससे क्या हो जाएगा, ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, एंड देयर बाई जीएफआर। एंजियोटेंसिन और काम करता है, ये क्या करता है, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करता है टू रिलीज एल्डोस्टेरॉन हार्मोन। एल्डोस्टेरॉन हार्मोन क्या करेगा बेटा, ये वाटर एंड सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन कराएगा, कहाँ पे, फ्रॉम डिस्टल पार्ट ऑफ द टिब्यूल, ठीक है। तो ये वाटर और सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन कराता है। तो वाटर का सोडियम रीअब्जॉर्प्शन के होने की वजह से क्या होगा, इसके वजह से क्या होगा, दिस ऑल्सो लीड्स टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। तो अगर ब्लड प्रेशर तुम्हारा बढ़ेगा तो जीएफआर तुम्हारा नॉर्मल हो जाएगा। तो दिस कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म इज नोन एज रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, ठीक है। तो रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म कैसे काम करता है, ये बात तुम लोग याद रखना। तो जब जीएफआर घटता है, तो जब जीएफआर तुम्हारा कम होता है तो ये रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म स्टार्ट होता है, ठीक है भाई। अब जैसे मान लो तुम्हारा जीएफआर मान लो घटा हुआ था,
रास सिस्टम एक्टिवेट हुआ, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म एक्टिवेट हुआ और तुम्हारा जीएफआर नॉर्मल हो गया। अब बताओ क्या जीएफआर को तुम बढ़ने दोगे कि मतलब जीएफआर 125 से 140 हो जाए, 160 हो जाए, क्या हमेशा इसको बढ़ते रहने दोगे? नहीं, इसको फिर रोक दोगे। तो रोकने के लिए क्या होता है, तो अगर मान लो क्या होता है कि इंक्रीज ब्लड फ्लो इन एट्रिया, तो एट्रिया में क्या होता है, अब जैसे मान लो अगर तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो इनडायरेक्टली तुम्हारा एट्रिया में जो ब्लड का फ्लो होगा क्या हो जाएगा, वो बढ़ा होगा। तो जो एट्रिया क्या होती है वो सेंस कर लेती है और वो क्या रिलीज करती है, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। तो ये जो एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर होता है ये क्या कर देता है, वैसो डायलेशन कर देता है, और जिसके वजह से क्या हो जाता है, जिसके वजह से तुम्हारा ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। ठीक है भाई। अब देखो, अब कह रहा है कि एएनएफ मैकेनिज्म जो है, एएनएफ मैकेनिज्म ये क्या करता है बेटा, एक्ट एज ए चेक ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। तो इसका मतलब अगर एएनएफ अगर चला है, मतलब एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर अगर मान लो तुम्हारे ब्लड में है, तो इसका मतलब क्या था कि ये क्या करता है, एक तरह से चेक की तरह काम करता है, किसके लिए, रास के लिए। ठीक है, रास मैकेनिज्म के लिए, समझ गए। तो क्योंकि अगर देखा जाए तो अगर रास मैकेनिज्म चल रहा है तो उसको चलने थोड़ी देंगे उसको भाई, नहीं तो अगर वो चलता रहेगा तो ब्लड प्रेशर तुम्हारा बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो फिर उसको नॉर्मल लाने के लिए अपन क्या चलाते हैं, एएनएफ वाली मैकेनिज्म चलाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हुआ बच्चा रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शंस। तो इसमें तुम रेनिन का काम याद रखना और वैसोप्रेसिन या एडीएच हार्मोन का काम याद रखना। अब आते हैं बेटा मिक्ट्यूरेशन। ठीक है, तो मिक्ट्यूरेशन क्या होता है बेटा, रिलीज ऑफ यूरिन। यूरिन को अपन कैसे पास करते हैं, ठीक है। देखो जो भी यूरिन बनता है, जो भी यूरिन बनता है, कहाँ यूरिन बनेगा, सबसे पहले मान लो तुम्हारा कहाँ बनेगा, जैसे मान लो जो फिल्ट्रेट था वही तो भविष्य में यूरिन बनता है। और वो कहाँ से आता है, वो तुम्हारा कलेक्टिंग डक्ट से बाहर निकलेगा। कलेक्टिंग डक्ट से बाहर निकलेगा, तुमको कहाँ मिलेगा, मेजर कैलिक्स माइनर कैलिक्स मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले माइनर कैलिक्स मिलेगा, फिर मेजर कैलिक्स मिलेगा, फिर तुमको आगे रिनल पेल्विस मिलेगा। और रिनल पेल्विस से आगे फिर तुमको तुम्हारा जो यूरिन होगा वो यूरेटर से होते हुए यूरिनरी ब्लैडर में आके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अब देखो ये सीधे एनसीईआरटी लिख देती, यूरिन फॉर्म्ड इन नेफ्रॉन्स ultimately carried to the urinary bladder where it is stored till a voluntary signal is given to the central nervous system। तो कह रहा है कि जो यूरिन बनता है वो यूरेटर से कैरी होके कहाँ की स्टोर हो जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। और ये तब तक बाहर नहीं आएगा जब तक तुम वॉलेंट्री सिग्नल नहीं दोगे, किसको, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को दोगे। ठीक है, तो जैसे मान लो धीरे धीरे यूरिन भर रहा है, तो जब यूरिन भरता है बेटा तो इससे क्या होता है कि जो तुम्हारी यूरिनरी ब्लैडर की वॉल होती है उनमें क्या होता है, स्ट्रेचिंग होती है। ठीक है, तो यूरिनरी ब्लैडर की जो वॉल होती है उसमें स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, तो यही लिखा है, कह रहा है कि सिग्नल इज इनिशिएटेड बाय स्ट्रेचिंग द यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, एज इट गेट फिल्ड विद यूरिन। ठीक है, तो जब यूरिनरी ब्लैडर यूरिन से भरता है तो वो स्ट्रेच होता है, तो वहां स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं, तो उससे सिग्नल जनरेट होता है। तो ये जो स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं ऑन द वॉल ऑफ ब्लैडर सेंड सिग्नल टू सीएनएस। तो ये जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं ये किसको मैसेज भेज देते हैं, सीएनएस को भेज देते हैं। ठीक है, तो सीएनएस को मैसेज भेजेंगे, तो मान लो ये सेंसरी न्यूरॉन लेके मैसेज जाएगा सीएनएस के पास, अब वहां से मोटर न्यूरॉन रिटर्न होके आएगा। तो सीएनएस passes on motor message to initiate the contraction of smooth muscles of bladder and simultaneous relaxation of urethral sphincter causing the release of urine। तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट बात कि तो पूरा मैकेनिज्म क्या हुआ कि यूरिन धीरे धीरे भर रहा था, तो धीरे धीरे यूरिन भर रहा था तो फिर धीरे धीरे स्ट्रेचिंग हुई। स्ट्रेचिंग से क्या हुआ, यूरिनरी ब्लैडर की जो वॉल थी उस पर स्ट्रेच रिसेप्टर थे, उन्होंने स्ट्रेचिंग के मैसेज को क्या नाम है, सेंस किया, और वो मैसेज को सेंस करके कहाँ भेज दिया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से फिर रेगुलेटरी मैसेज आएगा, और वो रेगुलेटरी मैसेज क्या करेगा कि जो तुम्हारे यूरिनरी ब्लैडर की स्मूथ मसल्स होती उनको क्या कराएगा, कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, और जो तुम्हारा यूरेथ्रल स्फिंक्टर होता उसको रिलैक्स कराएगा। तो जब ये दोनों काम होगा तब यूरिन बाहर आएगा। तो याद रखना मिक्ट्यूरेशन में तुम्हारा स्मूथ मसल्स जो ब्लैडर की होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, और जो तुम्हारे यूरेथ्रल स्फिंक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, रिलैक्स होते हैं। तो ये बात याद रखना। The process of release of urine is called micturition and is a neural mechanism causing micturition reflex। तो ये कह रहा है कि एक तरह का ये न्यूरल मैकेनिज्म है, causing it is called micturition reflex। कह रहा है कि जो एडल्ट ह्यूमन होता है ऑन एवरेज 1 to 1.5 लीटर यूरिन पर डे पास करता है। यूरिन जो होता है वो लाइट येलो कलर का होता है बेटा, वाटरी फ्लूइड होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है। ठीक है, इसका पीएच लगभग 6 के आसपास होता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर भी होता है,
ऑन एवरेज याद रखना 25 से 30 ग्राम यूरिया क्या होता है एक्सक्रीटेड पर डे। मतलब अगर पूरे दिन की बात की जाए तो हम 25 से 30 ग्राम यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है, कह रहा है कि वेरियस कंडीशंस कैन अफेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूरिन। तो यूरिन का जो कैरेक्टर होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, उसको हमारी बॉडी की अलग अलग कंडीशन में वो क्या हो जाती है, वो अफेक्ट हो जाती हैं। समझ गए? तो वो वही बेसिक बात कह रहा है कि जैसे मान लो यूरिन डाइल्यूटेड निकल रहा है, यूरिन कंसंट्रेटेड निकल रहा है, तो ये डिपेंड करता है कि हमारे बॉडी में उस समय फिजियोलॉजिकल कंडीशंस क्या है, डाइल्यूट है, कंसंट्रेटेड है। ठीक है, यूरिन के कलर में भी चेंज आ जाता है। ठीक है, तो बहुत सारी वो कंडीशंस होती हैं। अब कह रहा है कि यूरिन का अगर आप एनालिसिस करोगे तो इसका ये क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है इन मेनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर एज वेल एज मॉल फंक्शनिंग ऑफ किडनी। तो यूरिन यूरिन का इस्तेमाल करके अपन बहुत सारी बीमारियों को डायग्नोस कर लेते हैं। ठीक है, वो हो सकता है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो या फिर किडनी के अंदर कोई प्रॉब्लम हो। जैसे देखो, अगर मान लो यूरिन में ग्लूकोज प्रेजेंट है, उसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसूरिया बोलते हैं। अगर कीटोन बॉडी है तो इसको क्या कहते हैं, कीटोन यूरिया बोलते हैं। और ये दोनों किसके इंडिकेटिव होते हैं, डायबिटीज मेलाइटस के। तो याद रखना, ग्लाइकोसूरिया और कीटोन यूरिया ये किसके इंडिकेटिव हैं, डायबिटीज मेलाइटस के इंडिकेटिव हैं। ठीक है, अब आते हैं रोल ऑफ अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो किडनी के अलावा भी हमारे अंदर और भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं, जैसे लंग्स, लिवर, स्किन। ठीक है, ये भी क्या करते हैं, एक्सक्रीटरी वेस्ट के एलिमिनेशन में मदद करते हैं। अब ये डेटा याद रखना कि हमारा जो लंग्स होता है ये लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 को क्या करता है, बाहर निकालता है, लगभग 200 ml/मिनट ये कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। ठीक है, ऑल्सो सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर एवरी डे। तो वाटर को भी ये हमारा जो लंग्स होता है वो रिमूव करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को भी रिमूव करता है। लिवर क्या होता है बेटा, लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी की। ठीक है, ये बाइल कंटेनिंग सब्सटेंस कॉल्ड कॉल्ड बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉयड हार्मोन, वाइटामिन्स एंड ड्रग्स। तो ये जो हमारा लिवर होता है ये भी किसको सिक्रीट करता है, एक तो बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन को, कोलेस्ट्रॉल, और जो डिग्रेडेड मतलब टूटे हुए स्टेरॉयड हार्मोन है, विटामिन्स, ड्रग्स, इनको भी क्या करता है, इनको भी लिवर हमारा बाहर करता है। और ये बाहर कैसे करता है, अल्टीमेटली पास थ्रू द डाइजेस्टिव वेस्ट के थ्रू ये बाहर कर देता है। अब आ जाओ, जो हमारी स्वेट ग्लैंड होती हैं, सीबेसियस ग्लैंड होती हैं, हमारी स्किन में जो पाई जाती हैं, ये भी क्या करती हैं बेटा, ये भी सिक्रीशन में मदद करती हैं। किसके, द स्वेट ग्लैंड एंड सीबेसियस ग्लैंड इन द स्किन कैन एलिमिनेट द सर्टेन सब्सटेंस थ्रू देयर सिक्रीशन। अब देखो, स्वेट ग्लैंड जो होता है वो क्या करता है, स्वेट स्वेट ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करता है, स्वेट प्रोड्यूस करता है। और ये क्या होता है, वाटरी फ्लूइड होता है कंटेनिंग NaCl। तो ये NaCl के एक्सक्रीशन में भी मदद करता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया को भी ये रिमूव करता है, लैक्टिक एसिड को भी रिमूव करता है। थ्रू प्राइमरी, दो प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्वेट ग्लैंड इज facilitate a cooling effect on a body surface. It also helps in the removal of some waste mentioned above. तो ये कह रहा है कि जो स्वेट ग्लैंड होती है इनका जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो क्या करता है, कूलिंग इफेक्ट करना होता है। स्वेटिंग होती है तो इससे क्या होता है, हमारा जो इंटरनल टेम्परेचर होता है वो मेंटेन होता है। तो ये तो इसका प्राइमरी फंक्शन है। लेकिन साथ साथ स्वेटिंग के साथ साथ अपन कुछ वेस्ट को भी बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, सीबेसियस ग्लैंड जो होती हैं वो क्या एलिमिनेट करती है, जैसे स्टेरॉल्स, हाइड्रोकार्बन्स और वैक्स को भी ये रिमूव करते हैं थ्रू सीबम। ठीक है, तो सीबेसियस ग्लैंड क्या सिक्रीट करती हैं, सीबम सिक्रीट करती है। और सीबम के अंदर क्या हो सकता है, स्टेरॉल्स हो सकते हैं, हाइड्रोकार्बन्स हो सकते हैं, वैक्स हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, जो सीबेसियस ग्लैंड होता है उसका जो सिक्रीशन होता है, ये सिक्रीशन प्रोवाइड द प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग फॉर स्किन। तो याद रखना है जो तुमको स्किन पे, जैसे तुम्हारा जो फेस है यहाँ पे देखो खूब सारे तुम्हारे सीबेसियस ग्लैंड होते हैं, स्वेट ग्लैंड होते हैं। ठीक है, तो इनका काम क्या होता है, तो खासकर सीबेसियस ग्लैंड का काम क्या होता है, ये क्या प्रोवाइड करता है, एक तरह से ऑयल ऑयल प्रोड्यूस करता है और एक तरह से स्किन को कवर करता है। ठीक है, कह रहा है कि डू यू नो द स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट कुड बी एलिमिनेटेड थ्रू किडनी, सॉरी एलिमिनेटेड थ्रू सेलाइवा। यस, ये सही बात है, सेलाइवा से भी कुछ मात्रा में हमारा क्या होता है, हमारा जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो रिमूव होता है। ठीक है, खासकर यूरिया। ठीक है भाई, तो सेलाइवा भी एलिमिनेशन में थोड़ा बहुत मदद करता है। ठीक है भाई, अब अपन पढ़ते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब अपन डिसऑर्डर्स की बात करते हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या है कि जैसे कह रहा है कि अगर तुम्हारी किडनी में कोई प्रॉब्लम आ गई है, मैल फंक्शनिंग हो गया है। ठीक है, तो अगर मान लो तुम्हारी किडनी में कोई मेल फंक्शनिंग है तो इससे क्या एक्यूमुलेट होगा, यूरिया होगा तुम्हारे ब्लड में, और इसको क्या कहते हैं, यूरेमिया कहते हैं, विच इज हाईली हार्मफुल एंड में लीड टू द किडनी फेलियर। ठीक है, तो मान लो तुम्हारी किडनी क्या कर रही है बेटा, प्रॉपर यूरिया को बाहर नहीं निकाल पा रही है।
मतलब किडनी के अंदर तुम्हारे नेफ्रॉन खराब हो चुके हैं। तो धीरे धीरे क्या होगा, तुम्हारे ब्लड में यूरिया का लेवल बढ़ेगा और इसको क्या कहते हैं, यूरेमिया कहते हैं। और बढ़ा हुआ यूरिया का लेवल क्या कहलाता है, ये बढ़ा हुआ यूरिया का लेवल हमारे लिए हार्मफुल है। ठीक है, तो अब सुनो ध्यान से। तो अब आगे कहता कि ऐसे पेशेंट्स जिनके ब्लड में यूरिया बढ़ा हुआ, उसको रिमूव करने का एक तरीका होता है जिसको क्या कहते हैं, हीमोडायलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, हीमोडायलिसिस कहते हैं। ठीक है भाई। तो देखो, अब जैसे मान लो तुमको मैं बताऊं कि जैसे मान लो कोई पेशेंट है, ठीक है, कोई पेशेंट है, तो मान लो उसके उसके ब्लड में यूरिया बढ़ा हुआ है। तो अब जैसे अगर कोई डॉक्टर, अगर तुम किसी नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाने जाओगे तो वो क्या बोलते हैं, तो जैसे मान लो अगर तुम्हारा किडनी का नेफ्रॉन डैमेज होना स्टार्ट हुए हैं, ठीक है, तो अब किडनी का नेफ्रॉन तुम्हारा डैमेज होना स्टार्ट हुए तो तुम्हारे धीरे धीरे ब्लड में यूरिया बढ़ेगा। तो ये एक तरह का किसका इंडिकेशन है, रीनल फेलियर का इंडिकेशन है। तो अभी अभी इनिशियल में ये कंडीशन है तो इसको क्या बोलते हैं, एक्यूट रीनल फेलियर बोलते हैं। ठीक है, एआरएफ, एक्यूट रीनल फेलियर। लेकिन मान लो बेटा तुमने ट्रीटमेंट नहीं करा, तुम्हारे किडनी के धीरे धीरे मैक्सिमम नेफ्रॉन्स डैमेज हो गए हैं। अब क्या हो रहा है कि जब एक बार नेफ्रॉन डैमेज हो जाएंगे तो इनको फिर से बना तो तुम सकते नहीं। तो अब ये कंडीशन आती है क्रोनिक रीनल फेलियर, तो इसको क्या बोलते हैं, सीआरएफ बोला जाता है, क्रोनिक रीनल फेलियर। अब जो क्रोनिक रीनल फेलियर होता है बेटा, उसमें दो कंडीशन होती है। अगर इसका तुमको परमानेंट ट्रीटमेंट करना है तो तुम क्या कर दो, किडनी ट्रांसप्लांट कर दो। या फिर तुम क्या करो, रेगुलर क्या करो, उस यूरिया को, वो जो नाइट्रोजनस वेस्ट तुम्हारे ब्लड में एक्यूमुलेट हुआ उसको बाहर निकालो। तो उसको बाहर निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, हीमोडायलिसिस करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, हीमोडायलिसिस कहते हैं। अब देखो, तो कह रहा है यूरिया कैन बी रिमूव बाय अ प्रोसेस कॉल्ड हीमोडायलिसिस। अब देखो हीमोडायलिसिस में क्या होता है कि ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ हीमोडायलिसिस ब्लड ड्रेन्ड फ्रॉम कन्वीनियंट आर्टरी। ठीक है, तो सबसे पहले तुम्हारे बॉडी से क्या किया जाता है, जो कन्वीनियंट आर्टरी होती है, समझ गए, जैसे तुम्हारा रेडियल आर्टरी हो गई और तुम्हारा फीमोरल आर्टरी हो गई, ये सब कन्वीनियंट आर्टरीज होती हैं। इनसे ब्लड को अपन निकालते हैं। ठीक है, और उसको एक यूनिट में पंप करते हैं जिसको कहते हैं डायलाइजिंग यूनिट। ठीक है, डायलाइजिंग यूनिट। ठीक है, कन्वीनियंट आर्टरीज पंप्ड इनटू अ डायलाइजिंग यूनिट, और इसको ही क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल किडनी बोला जाता है। ठीक है, अब देखो, blood drained from convenient artery is pumped into dialyzing unit after adding anticoagulant like heparin। अब ध्यान से सुनना। तो जब अपन क्या करते हैं, जब तुम्हारे कन्वीनियंट आर्टरी से जब तुम्हारे ब्लड को निकालते हैं, ब्लड को निकालते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हिपेरिन को ऐड कर देते हैं ताकि ब्लड का थक्का ना जमे। ठीक है, अब ये तुमने मान लो तुमने ब्लड निकाला कन्वीनियंट आर्टरी से, उसमें हिपेरिन ऐड कर दिया, अब वो ब्लड तुम्हारा वो जो यूनिट है, डायलाइजिंग यूनिट है, उसके अंदर जाएगा। अच्छा सुनना, उसके अंदर क्या होता है, एक तो डायलाइजिंग फ्लूइड होता है और एक कॉइल्ड ट्यूब होती है जिसको क्या बोलते हैं, सेलोफेन ट्यूब बोलते हैं। तो अब वो आगे देखते हैं। तो जो तुम्हारी डायलाइजिंग यूनिट होती है कंटेन्ड कॉइल्ड सेलोफेन ट्यूब सराउंडेड बाय फ्लूइड। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, डायलाइजिंग फ्लूइड कहते हैं। और ये जो फ्लूइड होता है, एक उसके पहले बात बताऊं, ये जो सेलोफेन ट्यूब होता है ये पोरस होता है बेटा। और ये सेलोफेन ट्यूब किस में डूबा रहता है, एक फ्लूइड में डूबा रहता है जिसको क्या कहते हैं, डायलाइजिंग फ्लूइड कहते हैं। और इस ये जो डायलाइजिंग फ्लूइड होता है, इसका याद रखना, हैविंग कंपोजिशन एज दैट ऑफ प्लाज्मा। एकदम ये जो डायलाइजिंग फ्लूइड बनाया जाता है इसको अपन लैब में बनाते हैं, तो इसका जो कंपोजिशन होता है एग्जैक्ट प्लाज्मा के ही जैसा होता है, एक्सेप्ट नाइट्रोजनस वेस्ट। तो इस फ्लूइड में नाइट्रोजनस वेस्ट एकदम जीरो के बराबर होता है। क्या होता है, जीरो के बराबर होता है। अब देखो, तो अब जब तुम इस पोरस ट्यूब से, इस पोरस सेलोफेन ट्यूब से तुम क्या करोगे, जब तुम अपने ब्लड को पास करोगे, किसको पास करोगे, ब्लड को तुम पास करोगे, तो यहां पे क्या होगा, अलाउ द पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो सुनना ध्यान से। तो जब तुम इस, ये जो ट्यूब है ये ऐसे क्वाइल्ड ट्यूब होता है, ऐसे करके ऐसे क्वाइल्ड ट्यूब होता है। ठीक है, तो इस क्वाइल्ड ट्यूब से, और ये क्वाइल्ड ट्यूब कहाँ होता है, ऐसे फ्लूइड या होता है, डायलाइजिंग फ्लूइड होता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। तो ये जो फ्लूइड भरा हुआ है इसमें क्या है, ये इसमें पूरा प्लाज्मा के जैसा ही है, लेकिन एकदम पूरा एग्जैक्ट प्लाज्मा के जैसे तुम्हारा कंपोजिशन है, लेकिन क्या नहीं है इसमें, तुम्हारा यूरिया नहीं है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो फिल्ट्रेट आ रहा है, इसके अंदर सॉरी, इसके अंदर जो ब्लड आ रहा है, इस ब्लड में तो यूरिया खूब ज्यादा है। तो बताओ, ये पोरस ट्यूब से ये यूरिया निकल के कहाँ जाता है, इस फ्लूइड के अंदर आ जाता है, हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन में। ठीक है, तो फिर ऐसे ही तुम्हारा डायलिसिस होता है। फिर इसको समय समय पे ये क्या करते हैं अपन, ये जो डायलाइजिंग फ्लूइड होता है, ये जो फ्लूइड है इसको चेंज कर देते हैं। तो कह रहा है कि एज ए नाइट्रोजनस वेस्ट आर एब्सेंट इन डायलाइजिंग फ्लूइड, दीज सब्सटेंस फ्रीली मूव आउट। वही तो मैं समझा रहा हूँ कि डायलाइजिंग फ्लूइड में नाइट्रोजनस वेस्ट एब्सेंट होता है,
तो जो तुम्हारा यूरिया है वो फ्रीली मूव आउट कर जाता है कहाँ पे, इस डायलाइजिंग फ्लूइड में, फ्रॉम ये जो ब्लड आया हुआ है इसमें, देयर बाई क्लियरिंग द ब्लड। अब कह रहा है क्लियर्ड ब्लड जो होता है इसको पम्प्ड बैक कर देते हैं, ठीक है, थ्रू अ वेन आफ्टर एडिंग एंटी हिपेरिन। तो याद रखना कि जब तुम्हारा ये जो ब्लड फिल्टर हो गया तो इसके बाद फिर जब इसको अपन बॉडी में एंटर कराते उसके पहले अपन एंटी हिपेरिन देते हैं, समझ गए? क्योंकि अगर तुम वो जो हिपेरिन तुमने ऐड किया था तो अगर वैसे ही वो ब्लड चला जाएगा तो क्या होगा, तुम्हारी बॉडी के अंदर हिपेरिन की मात्रा बढ़ जाएगी, तो ये भी दिक्कत है। तो सबसे पहले उस हिपेरिन को न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटी हिपेरिन देते हैं, फिर उसको अपन कन्वीनियंट वेन में, जो भी तुम्हारा वेन होगा उसके अंदर इस जो ब्लड है तुम्हारा उसको एंटर करा देते हैं, ठीक है। कह रहा है कि बेटा दिस मेथड इज बून फॉर थाउजेंड्स ऑफ यूरेमिक पेशेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये जो मेथड था ये खूब सारे जो यूरेमिया वाले पेशेंट है, यूरेमिक पेशेंट है, उनको खूब मदद किया है, ठीक है। अब कह रहा है कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन जो होता है ये क्या होता है, अल्टीमेट मेथड होता है फॉर करेक्शन ऑफ रीनल फेलियर। ये तो मैंने पहले ही बताया था। क्योंकि जो तुम्हारा डायलिसिस है ये क्या है, ये तुम्हारा एक तरह का परमानेंट मेथड नहीं है, टेम्पररी मेथड। अरे भाई कितने दिन तुम डायलिसिस कराओगे, लेकिन अगर तुम सुटेबल डोनर तुमको अगर मिल जा रहा है तो तुम क्या कर सकते हो, तुम किडनी को ट्रांसप्लांट कर सकते हो, ठीक है। कह रहा है एज अ फंक्शनिंग ऑफ किडनी इज यूज टू ट्रांसप्लांटेशन फ्रॉम अ डोनर, preferably close relative, to minimize the chance of rejection by immune system of the host। तो ये तो उधर की बात हो गई, रिजेक्शन वाली बात हो गई, ह्यूमन सेल डिजीज की बात हो गई। मोस्ट क्लिनिकल प्रोसीजर्स हैव इंक्रीज्ड, सॉरी मॉडर्न क्लिनिकल प्रोसीजर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, और सक्सेस रेट ऑफ सच कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक क्या हो गई है, ये क्या हो गई बेटा, इंक्रीज हो गई है। मतलब जो किडनी ट्रांसप्लांटेशन का सक्सेस रेट है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, क्योंकि जो टेक्निक्स है, मॉडर्न टेक्निक्स, जो मेडिकल साइंस क्या हो गया, बहुत आगे बढ़ चुका है, ठीक है। अब एक बीमारी याद रखना, एक होता है रिनल कैलिकुलाई, इसको ही क्या बोलते हैं, स्टोन बोलते हैं, ठीक है, स्टोन बोला बोला जाता है, रिनल कैलिकुलाई बोले, जैसे अपन बोलते हैं ना कि किडनी के अंदर स्टोन हो गया, वैसे इसको मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं, मेडिकल टर्म में तो वो तो गॉल ब्लैडर के स्टोन के लिए बात करते हैं, वो तो अलग कॉन्सेप्ट है। गॉल ब्लैडर में भी स्टोन हो जाता है, और तुम्हारा स्टोन तुम्हारा किडनी के भी अंदर होता है। तो स्टोन होता क्या है, ये क्या बेटा, इनसॉल्युबल मास है क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट का, ठीक है। ये क्रिस्टलाइज सॉल्ट के इनसॉल्युबल मासेस होते हैं, और ये क्रिस्टलाइज सॉल्ट किसके होते हैं, ऑक्जेलेट के होते हैं, ठीक है। और ये कहाँ बनते हैं, किडनी के अंदर बनते हैं। अब एक बीमारी ये है ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस, ठीक है, ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस। तो ये देखो बेटा आइटिस लगा है, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे इन्फ्लामेशन होता है। तो जो तुम्हारी जो ग्लोमेरुलस होती है किडनी के अंदर, जो नेफ्रॉन के अंदर जो तुम्हारे ग्लोमेरुलस होते हैं उनमें क्या हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, इसको क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस, ठीक है।